नमस्ते ऑल। इस वीडियो में हम जानेंगे रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी। तो अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ही अहम रोल है, और वो रोल क्या है और कितने हद तक है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे सस्टेनेबिलिटी और रिन्यूएबल एनर्जी का, और उसके बाद में हम जो बेनिफिट्स है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके अच्छे से पढ़ेंगे। पहला है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, सेकंड इज इकोनॉमिक बेनिफिट और थर्ड इज सोशल बेनिफिट। तो लेट्स से पहले हम शुरुआत करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी का डेफिनेशन आप सबको पता ही है, जो कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट में फर्स्ट टाइम डिफाइन किया गया था 1987 में। सो इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। तो अगर हम सस्टेनेबिलिटी या जो नीड्स की बात करते हैं तो नीड्स और एनर्जी बहुत ही क्लोजली कोरिलेटेड है। अगर आप ध्यान से इसे देखते हो तो जितना भी आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर हम बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग थिंग्स अगर बात करते हैं, तो एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसमें होता है। तो अगर सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना है तो हमें एनर्जी तो लगेगी, राइट। सो इसमें अगर अभी तक की आप एनर्जी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जो कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है, राइट, नॉन रिन्यूएबल, जो कि फिर से नए प्रोड्यूस नहीं हो सकते हमारे ह्यूमन टाइम स्केल की अगर हम बात करते हैं तो 1/3 मतलब 33% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के कंट्रीब्यूटर कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस से प्रोड्यूस किए हुए इलेक्ट्रिसिटी है। तो इतना बड़ा जब इसका इम्पैक्ट है तो इसके लिए सोल्यूशन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी इज वन ऑफ द सोल्यूशन व्हिच कैन लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी। सो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी हमें मदद करती है? तो पहला है एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस, प्रमोटिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और थर्ड है सोशल वेलबींग। तो आइए इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स के लिए अच्छे से डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो पहला है एनवायरमेंटल बेनिफिट। इसमें हम बात करते थे रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर है, विंड है, हाइड्रो या जियोथर्मल या टाइडल, तो ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं। जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो इसका जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है कंपेरेटिव टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस बहुत ही कम है। तो बहुत बार ये भी एक ऑब्जेक्शन आता है कि सोलर पैनल का तो आप बनाते हो, राइट, तो सोलर पैनल में या इलेक्ट्रिक बैटरी, तो इन सब में जो मटेरियल्स यूज होते हैं तो उनका रिसाइकलिंग कैसे होगा? यस, आई एग्री, ये भी एक चैलेंज है। बट अगर आप लाइफ साइकिल की बात करते हैं, सिर्फ एक फेज की बात मत कीजिए, आप लाइफ साइकिल की बात कीजिए। अगर लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो डेफिनेटली अगर रिन्यूएबल एनर्जीज डेफिनेटली कम ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं, राइट। तो फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करने का मतलब है कि डायरेक्टली आप क्लीनर और हेल्दियर एनवायरनमेंट को प्रमोट कर रहे हो। एक कंपैरिजन भी यहाँ पे दिया गया है। कोल फायर्ड पावर प्लांट की अगर आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी एमिट्स 90 to 99% लेस ग्रीन हाउस गैसेस। मतलब 90 से 99% कम ग्रीन हाउस गैस एमिट होंगे अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस होती है, और 70 to 90% लेस पोल्यूटेंट्स इससे एमिट होंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी हेल्पफुल है ग्रीन हाउस गैस को कम करने में। सेकंड बेनिफिट, एयर एंड वाटर पोल्यूशन रिडक्शन। अगर फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड्स निकलेंगे या पर्टिकुलेट मैटर निकलेगा, विच इज़ हार्मफुल फॉर लंग्स, विच इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स भी इसमें होते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे इकोसिस्टम, ओवरऑल इकोसिस्टम को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर क्लीन एयर, क्लीन वाटर इज इक्वल्स टू गुड हेल्थ, राइट। और थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जो कि अबंडेंट है नेचर में, तो इससे हम फॉसिल फ्यूल के ऊपर रिलायंस हमारा कम करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस, अगर फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं, सिर्फ एक्सट्रैक्शन या यूज़ नहीं है, राइट। तो एक्सट्रैक्शन, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका कंबशन होता है। तो इन सारी चीज़ों में या इन सारे प्रोसेसेस के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं, राइट, जो मशीनरी यूज़ होती है, तो उसका भी कंजम्पशन कम ही होगा, राइट। तो इन सारी चीज़ों में नेचुरल रिसोर्सेस अल्टीमेटली कम यूज़ होंगे। सेकंड लेवल की हम बात करते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट, जिसमें आप सब लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। पहला तो है
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस। तो अगर फॉसिल फ्यूल के ऊपर हम रिलाई करते हैं एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, हम बहुत ही वल्नरेबल हो जाते हैं प्राइस फ्लक्चुएशंस के लिए। और बहुत बार आप अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, कन्फ्रंट्रेशन, वॉर की अगर बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल्स का कंट्रोल या ट्रेड रूट्स का कंट्रोल, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। तो अगर आपके पास डाइवर्सिफिकेशन है एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, आपका लेट्स से 20% आपका मे बी फॉसिल से अभी तक आ रहा है, 20% सोलर से आ रहा है, 20% विंड से आ रहा है, 20% टाइडल से आ रहा है, 20% जियोथर्मल से आ रहा है, तो यू आर वेरी मच बैलेंस एंड यू कैन मैनेज एनी फ्लक्चुएशंस कमिंग आउट ऑफ अनसर्टेनिटीज। सेकेंड है जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल दिखाया है जॉब क्रिएशन के लिए। तो इन्वेस्टमेंट, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इंस्टॉलेशन हो सकता है, मेंटेनेंस हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड हो सकती है। और कुछ स्टडीज़ ये भी दिखाती है कि रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री ज़्यादा जॉब प्रोड्यूस करती है कंपेयर टू दी नॉन रिन्यूएबल या फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्री, कोल बेस्ड इंडस्ट्री, अगर आप जॉब्स पर यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो। और थर्ड है कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस एंड प्राइस स्टेबिलिटी। गए कुछ सालों में सोलर और विंड एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी जो भी प्रोड्यूस होती है तो उसकी जो कॉस्टिंग है तो लगातार नीचे आ रही है और अभी प्राइस बहुत ही अच्छे से स्टेबल है। तो ये एक इंसेंटिव मिलता है सारे कंपनीज़ को कि वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म के लिए उनको बेनिफिट मिलेगा। और गवर्नमेंट्स भी बहुत सारे इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स पास ऑन कर रहे हैं। सो इट्स एडेड एडवांटेज और इंसेंटिव फॉर द कंपनीज टू गेन मोर प्रॉफिट। थर्ड, सोशल बेनिफिट की हम बात करते हैं तो पहला इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ, बिकॉज क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर विच विल कंट्रीब्यूट टू बेटर हेल्थ। तो अगर पोल्यूटेंट कम होंगे, पोल्यूटेंट नहीं होंगे, तो रेस्पिरेटरी डिसीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ और जो भी इलनेसेस पोल्यूशन की वजह से होती है तो वो सारे यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। सेकंड, एक्सेस टू एनर्जी। बहुत सारे रिमोट ऐसे लोकेशन है या अंडर सर्व लोकेशन है जहाँ पे आप कन्वेंशनल ग्रिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा सकते, तो उस वक्त नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कमी है, वहाँ पे आप नहीं पहुँचा सकते। तो रिन्यूएबल यानी सोलर या विंड वहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइज सिस्टम में उस रीजन को भी एम्पावर करेगा। और यहाँ पे मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कभी आपने सोचा है कि क्यों सिटीज़ में ही आपको ज़्यादा कंपनीज आप पाएंगे, ज़्यादा ऑफिसेस होंगे, मे बी कॉर्पोरेट ऑफिसेस या प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या इवन सर्विसेज बेस्ड के ऑफिसेस आप देखेंगे कि सिटीज़ में ज़्यादा है। तो जॉब्स के लिए लोगों को सिटी में आना पड़ता है, राइट। सो बेसिक चीज़ क्या है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सेकंड आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होगी, मे बी इंटरनेट होगा। बट अगर गौर कीजिए कि अगर यही चीज़ आपको रूरल एरिया में भी, रिमोट एरिया में भी अगर मिल पाती है तो ये कंपनीज के लिए भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा कि आप आपके एम्प्लॉयज़ को रिमोटली काम कराए, राइट। सो ये पॉसिबल हो सकता है, जो भी अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हमारे पास है, ये एक पॉसिबिलिटी फ्यूचर में ज़रूर दिखाई हमें दे सकती है और इसको मदद रिन्यूएबल एनर्जी कर पाएगी। और थर्ड है रेजिलियंस एंड डिजास्टर मिटिगेशन। अगर कहीं पे भी फ्लड आता है या साइक्लोन आता है तो उस वक्त आप देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है वो डैमेज हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी को वापस लाने के लिए लगभग 10 या 15 दिन, महीना वहाँ पे चला जाता है। तब तक जो क्रिटिकल है, हॉस्पिटल्स हैं, तो वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत कैसे पूरी करें। आप बोलोगे कि वहाँ पे हम जनरेटर बिठा सकते हैं, बट स्टिल जनरेटर को भी आपको फॉसिल फ्यूल लगता है, राइट। तो फ्लड या साइक्लोन जैसे कंडीशंस में अगर आपके पास फ्यूल नहीं होता है तो व्हाट, राइट। तो क्या, तो अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पे आपका ज़्यादा रिलायंस है, मतलब आपके पास सोलर है, विंड है और वहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो डिसेंट्रलाइज अगर सिस्टम होता है तो आपका डिज़ास्टर रिस्पॉन्स और रिकवरी जो एफर्ट्स है उसमें आपको अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दे सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इट्स अ क्रूशियल रोल आई वुड से, राइट। सो इसमें एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, एनर्जी सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है और सोशल वेलबीइंग को भी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सपोर्ट करता दिख रहा है। अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होते हैं, एयर एंड वाटर पोल्यूशन कम होगा, हेल्थ लोगों की इम्प्रूव होगी, पब्लिक हेल्थ में रिन्यूएबल एनर्जी
कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर। तो रेजिलिएंट मतलब जो क्लाइमेट चेंज या जो भी डिस्टर्बेंसेस आप देख पा रहे हो तो उसको हम इफेक्टिवली मैनेज कर पाए। और थर्ड जो है, गवर्नमेंट, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स हम सब ने मिलके रिन्यूएबल एनर्जी को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है सो दैट हम ये सस्टेनेबल एनर्जी का जो हमारा फ्यूचर है तो उसके तरफ, या जो नेट ज़ीरो टारगेट्स सारे कंट्रीज़ ने जो डिसाइड किए हैं तो वहाँ तक हमें पहुँचने में रिन्यूएबल एनर्जीज काफ़ी मददगार साबित हो। सो आप सब ने ये वीडियो देखा। अंत में मैं आपको छोड़ता हूँ इस कोट के साथ जो कि थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था, I would put my money on the sun and solar energy. What a source of power. I hope we don't have to wait until oil and coal run out before we tackle that. So thank you so much. Have a great day. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसे वीडियो फ्यूचर में भी देखने हो, और बेल आइकन को आप क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय।